पहले क्वेश्चन में कहा गया x1 x2 x3 x5 का सम 22 है और x1 x2 x3 5 है और सारे x1 x2 x3 जो है वो पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x2 एंड x5 बताना है आपको। तो पहले x1, हाँ पहले x2 x1 x2 x3 भी तो अरेंज करने पड़ेंगे ना भाई। x1 प्लस x2 प्लस x3 तो 5 होगा, इसके नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन निकालेंगे तो 5 प्लस 3 माइनस 1 C2। अरे हाँ है ना। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो 5 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 22 होगा, यानी x4 प्लस x5 कितना हो जाएगा बोलो 17। तो अब इसके नंबर ऑफ इसके चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे बोलो, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस 2 और कम कर देंगे इसमें तो 16C1 हो जाएगा। अच्छा ये कितना आ गया आपका 8 7C2 बोलो, तो टोटल वेज कितने हो गए 7C2 इंटू 16C1। क्या बताओ भाई सही है या गलत, मेरी बात समझ पाए कि नहीं बताइए। नहीं समझे, कहानी समझे क्या हुई बोलो भाई। हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 को हमेशा 5 रखना है, तो मतलब x1 x2 x3 ऐसे होने चाहिए कि वो सम 5 आ जाए और उसके बाद x2 और x5 को अरेंज करना है। तो x1 x2 x3 का सम 5 रखने के लिए उनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना, बोलिए। और फिर उसके बाद x2 और x4 में पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें निकालने हैं, है ना। तो वहां पे वही -1 करेंगे तो यहाँ भी -1 हो जाएगा, तो ये 15 प्लस 2 -1 C 2 -1 वही लिखा है ये। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वेज आ जाएगा। क्या पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया बोलिए। गुड। सेकंड वाले में क्या किया 455 आएगा भाई। आपसे कहा गया ए बी सी डी सब इवन नेचुरल नंबर हैं, तो इसका मतलब ए को आप ले लो 2n1, हाँ बी को ले लो 2n2, सी को ले लो 2n3 और डी को ले लो 2n4। अगर ऑड कहा जाता तो +1 +1 +1 +1 ले लेते। अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इज 12। और ये जो n1 होगा ये भी 1 से बड़ा होगा, ये जो n2 होगा ये भी 1 से बड़ा होगा, ये जो n3 होगा ये भी 1 से बड़ा, और ये जो n4 होगा ये भी 1 से ग्रेटर होगा। याद आया क्यों, क्योंकि n1 n2 n3 और n4 जो होंगे वो सब एक नेचुरल नंबर होंगे, और नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। बोलो भाई। तो जैसे ही आप यहाँ पे सोल्यूशन लगाओगे तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे तुरंत 11C3। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9/6 ना। यस सर। 3 इंटू 2 तो 3 2 आंसर 165 आएगा बेटा। देखो आंसर 165 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं दिया था ऑब्वियसली यार, यहाँ इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि नेचुरल नंबर है भाई, है कि नहीं। तो जब नेचुरल नंबर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली जीरो काउंट नहीं होगा ना, तो ये सब 1 से बड़े होंगे। जैसे ही 1 से बड़े होंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे। तो 8 प्लस 4 -1 और C 3 -1 सीधा आंसर लिख दे। लास्ट वाला बताइए। लास्ट वाले में 2 केस एक साथ काउंट हो गए, याद आया कल की क्लास में पढ़ाया था 2 केस एक साथ काउंट है। इसमें आपको पहली चीज तो चाहिए ये देखा करो पॉजिटिव चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, और यहाँ पर 3x है। तो पहली चीज तो आप ये लिखोगे कि 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी ये 30 होना चाहिए। क्या कहते हो तुम लोग सर। और x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी 0 से 10। y जो है वो 0 से बड़ा होगा, z भी 0 से बड़ा होगा, t भी 0 से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब y प्लस जेड प्लस टी जो है वो 30 माइनस 3x हो जाएगा। क्या कहते हो तुम लोग हो जाएगा। इसके अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलें तो कितने आएंगे 3x -1 30 माइनस 3x -1 प्लस 3 -1 C2। हाँ या ना यस सर। बोलिए। तो टोटल वेज कितने हो गए, इसी में हम x की वैल्यू वेरी करा दें 0 से लेकर 10 तक। 32 माइनस 3x C2 बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं बताओ भाई। यस सर।
कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो, बोलिए। इसी को सॉल्व कर लेंगे कि नहीं? अरे हाँ या ना, मेरी बात सब लोग समझ गए कि नहीं बताइए? यस सर। लॉजिक क्लियर हो रहा है? देखिए, डी अरेंजमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज, जैसे आपको एक बॉक्स है, सही है ना? जैसे मान लो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस बॉक्स को ए पे रखना है, इस बॉक्स को बी में रखना है और इस बॉक्स में सी रखना है। ये एक तरीका है, ठीक है ना? अब ये राइट वे है, मतलब ये प्रॉपरली अरेंज है। डी अरेंज का मतलब ए इन दोनों को इस बॉक्स में ना आए, इन दोनों में कहीं भी आए। ये हो गया डी अरेंजमेंट ऑफ ए। बी को डी अरेंज करना है तो बी इस बॉक्स में नहीं, इन दोनों में कहीं आए, तो ये डी अरेंजमेंट ऑफ बी हो गया। सी को अरेंज करना है, सी इस बॉक्स में ही अरेंज हो सकता, मतलब ये सी का प्रॉपर बॉक्स है, इसके अलावा सी कहीं भी आएगा तो वो डी अरेंजमेंट हो गया। मतलब ए बी सी को अपने बॉक्स 1 2 3 के अलावा कहीं और रखना, दैट इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। मतलब राइट अरेंजमेंट ना करना, दैट इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो इसका रूल क्या है? एनी चेंजेस ऑर्डर थिंग्स इन ग्रुप इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। पहली चीज तो ये समझ गए, एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। मतलब इसको लिखने का एक प्रॉपर तरीका था, ए बी सी, ए इन बॉक्स 1, बी इन बॉक्स 2 एंड सी इन बॉक्स 3। अब अगर ये इस ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, किसी भी ऑर्डर में लिखे हैं, तो वो डी अरेंजमेंट का ही केस होगा। अब इंपॉर्टेंट रूल, एन थिंग्स अरेंज इन अ रो, the number of ways in which n things dearrange, यानी none of them occupied their original position is this। बस ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपको n things dearrange करनी है, सही है ना? मतलब number of ways of dearrangement of n things, तो उसका तरीका क्या होता है? n फैक्टोरियल ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन तक। हाँ सॉरी, माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 ना, प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 6 एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n बाई 1 बाई n फैक्टोरियल। ये ध्यान रखिएगा, रूल एक सिंपल सा रूल है, बस इससे ज्यादा की डी अरेंजमेंट में जरूरत नहीं होती। जहां भी आपको जितनी चीजों को डी अरेंज करना है कि नहीं, वहां आप सीधा ये रूल लगा दीजिएगा और चीजें डी अरेंज हो जाएंगी। बोलिए। अब जैसे आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और आपको 2 ऑब्जेक्ट को प्रॉपर अरेंज करना है और बाकी ऑब्जेक्ट को डी अरेंज करना है, तो वो 2 ऑब्जेक्ट जो आपको प्रॉपर अरेंज करना है उनको सेलेक्ट कर लीजिए, है कि नहीं? और उनको प्रॉपर अरेंज करके एक ही जगह रख दीजिए, उसका एक तरीका हो गया। और बाकी ऑब्जेक्ट डी अरेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपके पास आर, मतलब n ऑब्जेक्ट है जिसमें से r ऑब्जेक्ट आपको डी अरेंज करने, बाकी n माइनस आर ऑब्जेक्ट आपको ओरिजिनल प्लेस पे रखने, सही है? तो r ऑब्जेक्ट को डी अरेंज करने का तरीका हो गया डेल्टा r। डेल्टा डैश r हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ दिस थिंग। तो गिवन r ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई देयर करेक्ट पोजीशन, तो उसका वे हो गया एनसीआर, मतलब r ऑब्जेक्ट जो अपनी करेक्ट पोजीशन पे थे उनका, और बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट का डी अरेंज। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो, क्या ये रूल आपको समझ में आया कि नहीं? बोलिए, क्या ये रूल आप समझे? मतलब अगर आपको r ऑब्जेक्ट डी अरेंज करने हैं आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, सही है ना? मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट out of n objects। तो क्या करोगे बताओ? सबसे पहले n में से वो और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो और फिर उनको डी अरेंज कर दो। क्या ये मेरी बात सभी लोग समझ पाए मैं जो बोल गया? बताओ, अरे हाँ या ना? यस सर। बस आपको सिंपल सा एक ही लॉजिक लगाना था। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे क्या करते हैं हम लोग और क्यों यही काम कर रहे हैं।
हाँ या ना, वही चीज यहाँ लिखी है। डेल्टा डैश आर जो हो गया उसके रीअरेंजमेंट का तरीका हो गया, तो एनसीआर इंटू डेल्टा डैश आर, यही टोटल वेज हो गया ऑफ रीअरेंजिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सही है ना। नंबर ऑफ वेज रीअरेंजमेंट ऑफ नन ऑफ और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइंग देयर ओन पोजीशन, एनसीआर इंटू डेल्टा आर डैश। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चाहे तो ये ऊपर वाला रूल याद रखो, चाहे आप ये दिमाग में सेट कर लो। तो अगर आर ऑब्जेक्ट को, एन ऑब्जेक्ट को आपको रीअरेंज करना है तो उसका तरीका समझ गए। एन में से आर ऑब्जेक्ट रीअरेंज करने हैं तो एन माइनस आर ऑब्जेक्ट आपको सही प्लेस पे रखने हैं। तो जो ऑब्जेक्ट सही प्लेस पे रखे होंगे उनको रखने का एक ही तरीका होगा ना, बोलो। सर बाकी ऑब्जेक्ट रीअरेंज कर दो, बात वहीं से खत्म हो जाती है। सर जी सर। 1 सेकंड बेटा। सीधा हम क्या करें, रीअरेंजमेंट कर दें पहले में। यस सर। सर वो बस स्क्रीन थोड़ा दिखा दीजिए, नोट करना। ये लो। कौन सा, ये वाला या उससे ऊपर वाला? यस सर, आंसर बस, सीधे डेल्टा हाँ 5 लगा देंगे। आंसर बताओ ये का क्या आ रहा है भाई? फाइव लेटर्स हैं, सॉल्व करके 5 डायरेक्ट इन्वेलप हैं और आपको ऑल द लेटर्स केप्ट इनटू रॉन्ग इन्वेलप करना है, यानी आपको सीधा क्या करना है, डी अरेंज कर देना है, बस डी अरेंज कर दो। तो 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करियो, क्या आ रहा है बताइए। ये और ये तो कहीं कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 5 4 3 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 5 माइनस 1, 60 माइनस 20 45, 44 आ रहा है क्या? देखो बोलिए भाई, पहला Yes, आंसर sir. 44। गुड। बी वाला बताओ, बी में क्या कह रहा है? हाउ मेनी वेज 2 लेटर्स आर राइटली प्लेस एंड 3 लेटर्स आर रीअरेंज, मतलब हाँ भाई 3 लेटर्स को रीअरेंज कर, इनटू 3 का रीअरेंजमेंट। 5 3 इंटू 3 लेटर्स का रीअरेंजमेंट, बहुत यस सही। सर। तो 5C3 हो गया 5 इंटू 4/2, 10। हाँ। और 3 का रीअरेंजमेंट क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, यही होगा ना? देखियो जरा। तो ये कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ से ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 3 3 माइनस 1 2, 20। आंसर 20 वेज। यस सर। देखिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो रीअरेंजमेंट का ये कॉन्सेप्ट आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन आ। पहले में आपसे ये कहा गया है कि 5 लेटर आपके पास है और 5 डायरेक्ट इन्वेलप है और आपको ऑल लेटर्स केप्ट इनटू रॉन्ग, यानी 5 के पांचों लेटर आपको रीअरेंज करने हैं। तो अगर आपको n ऑब्जेक्ट दिए और n के n ऑब्जेक्ट रीअरेंज करने हैं तो तरीका क्या होता है? n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। याद आया? बोलो। यस सर। अब आपसे कहा गया कि 2 लेटर राइटली प्लेस होने चाहिए और 3 लेटर आपके रॉन्गली प्लेस होने चाहिए। तो n में से या तो 2 लेटर पहले अरेंज कर दो या फिर 5 में से 3 लेटर सेलेक्ट करके उनको डी अरेंज कर दो, क्योंकि बाकी जो 2 लेटर हैं उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। तो 5 में से हमने वो 3 लेटर सेलेक्ट कर लिए जिनको हमें क्या करना है, डी अरेंज। 5C3 और 3 लेटर को ही डी अरेंज कर दिया। तो 5C3 ये हो गया और डी अरेंज 3 ऑब्जेक्ट का अगर हमें डी अरेंज करना है तो तरीका क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये तो हमने अभी पढ़ा ना। अगर हमें n ऑफ थिंग्स को डी अरेंज करना है तो उसका वे क्या होता है? n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ ये। और अगर उसमें से r ऑब्जेक्ट को डी अरेंज करना है तो उसका ये तरीका होता है। खत्म। देख लीजिए अब समझ में आ गया कि नहीं, जिनका डाउट था? यस सर। गुड। अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए अब जरा। आसान तो पहला भी है कि नहीं है? यस सर, कर रहे हैं। हाँ, तो पहले वाले में क्या कर रहे हो? 6 फ्रेंड, तो 6 ही एड्रेस होंगे, यानी 6 Yes, ऑब्जेक्ट sir. और कम से कम 2 जाने चाहिए। इसका मतलब 2 से ही शुरू करें, बोलो। 6C2 2 को डी अरेंज कर दो। 6C कितना? 3 3 3 को रीअरेंज कर। 3 को डी अरेंज कर दो और 64 6C4 4 को डी अरेंज कर दो। 6C5 5 को डी अरेंज कर दो और 6C6
6 के 6 को रीअरेंज कर दो, यही होगा। यस सर। पहला आंसर तो यही होगा। अब अरेंजमेंट तो लगा लोगे मेरे हिसाब से, यही किया होगा सबने। तो वही है। सीधा ये लास्ट वाला हो जाएगा। 6 के 6 लेटर को रीअरेंज, सीधा डेल्टा 6। डेल्टा 6 तो इसको क्या लिखोगे, 6C2 मतलब 6 into 5/2 15। 15 और 2 का अरेंजमेंट क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल 1 minus 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। फिर 6C3 कितना हो जाएगा, 6 into 5 into 4/6 है ना, यस सर। 20 होगा क्या। सर हम्म सर इसमें 3 फर्स्ट फैक्टोरियल 1 minus 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। 6C4 कितना होगा, 6C4 15। और इसको अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल 1 minus 1/1 फैक्टोरियल। ज्यादा ये कैलकुलेशन एक्चुअल में थोड़ा सा स्मार्टली करोगे तो जल्दी हो जाता है। यस सर। 6C5 कितना हो जाएगा आपका, 6 और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 1 minus 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल और 1/5 फैक्टोरियल। और डेल्टा C6 तो 1 ही हो जाएगा। यस सर। तो 6 फैक्टोरियल 1 minus 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 1/4। आंसर बताओ जरा सॉल्व करके, 1/5 और प्लस 1/6 फैक्टोरियल। मुझे आंसर चाहिए एग्जैक्ट। हाँ ये अब इस क्वेश्चन में दो चीजें मैं आपको बताने वाला था। ये क्वेश्चन मैंने बताया क्यों, उसका लॉजिक है। अब वैसे यूज किया करिए बिना किसी कैलकुलेशन के, जैसे डी अरेंजमेंट ऑफ ए वन थिंग वन वेज, डी अरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों को डी अरेंज करने का भी एक ही वे होता है। डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री थिंग्स, इससे कितने वे आपने निकाले बताओ। डी अरेंजमेंट ऑफ 2 आए थे। थिंग्स कितने वे निकाले थे, 2। बोलो कितनी निकाली थी, 9। D4 डी अरेंजमेंट ऑफ 6 थिंग्स। समझ गए कि नहीं मैंने क्या बोल गया मैं इतनी देर में, बोलो। यस सर। अरे हाँ या ना। यस सर। अच्छा एक चीज को तो आप डी अरेंज कर ही नहीं सकते ना, तो डी अरेंजमेंट ऑफ वन थिंग इज 0। बोलो, डी अरेंजमेंट ऑफ वन थिंग्स, टू थिंग्स, थ्री थिंग्स, फोर। डी अरेंजमेंट ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6 थिंग्स। इसका रिजल्ट एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई, बोलिए। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो, सही है। एटलीस्ट टू थिंग्स, ये क्या था, टोटल अरेंजमेंट ऑफ 6 थिंग्स, और उसमें क्या माइनस कर दो बताओ, बोलिए। उसमें क्या माइनस कर दो, बोलो बोलो। भाई वन ऑफ लेटर इन रॉन्ग एनवलप। अरे हाँ या ना है, यस सर। बोलो। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है सबको, बताओ। कोई कंफ्यूजन या डाउट। भाई सिचुएशन क्या है, टोटल अरेंजमेंट ऑफ 6 थिंग्स आप निकाल लो, वो हो गया 6 फैक्टोरियल बेस। वन ऑफ द लेटर एनवलप पॉसिबल ही नहीं है ना, बोलो। में तो जाएंगे ही ना,
तो वो तो केस 0 हो गए। अच्छा, सारे के सारे लेटर अगर सही इन्वेलप में हो तो वो केस 1 हो गया, तो वहां से भी आंसर सेम आ गया, दैट इज 719। क्या ये बात समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये मेथड, पहला वाला मेथड मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, समझ गए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। एक भी लेटर रॉन्ग इन्वेलप में पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 2 लेटर के लिए 1 वे, 3 लेटर के लिए 2 वे, 4 लेटर अगर रॉन्ग, मतलब 4 थिंग्स रॉन्ग इन्वेलप में हो 9 वेज, 5 थिंग्स 44 वेज, 6 थिंग 265 वेज। बस ये एकदम दिमाग में रखिएगा। अब सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से दे ही दोगे, यस सर। वो तो अभी आपने एक जगह निकाला ही ना, ऑल द लेटर्स आर इन रॉन्ग इन्वेलप। क्या हुआ आंसर? 265 आ रहा है। बस वो तो अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला ही था, डेल्टा 6 दैट इज यस सर, 265। 265। यही वाला उठा के सीधा रख देंगे आप यहाँ पे, नहीं क्या? बोलिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए मुझे। मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे आप लोग। अरे हाँ या ना। सेकंड मेथड फिर से बता दीजिए। सेकंड मेथड में क्या था कि टोटल केस आपने निकाल लिए, हाँ या ना, और आपको कम से कम 2 लेटर रॉन्ग इन्वेलप में रखने, यानी उसमें से एक भी लेटर रॉन्ग इन्वेलप में ना हो वो हटा दो। पहले एक लेटर रॉन्ग इन्वेलप में हो वो हटा दो, और एक भी लेटर रॉन्ग इन्वेलप में ना हो वो हटा दो, तो कम से कम 2 लेटर रॉन्ग इन्वेलप में होंगे ही, हाँ या ना। टोटल केस होगा 6 फैक्टोरियल, दैट इज 6 इंटू, क्योंकि 6 चीजों को आपको अरेंज करना है ना, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक भी लेटर रॉन्ग इन्वेलप में ना हो यानी डेल्टा 1, वो तो आप पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। बोलो अरे हाँ या ना। Yes, sir. मतलब 6 में से कोई एक लेटर सेलेक्ट करो और उसको रॉन्ग इन्वेलप में डाल दो। बोलिए। अच्छा, एक भी लेटर रॉन्ग इन्वेलप में ना हो यानी सब राइट इन्वेलप में हो, ऐसा तो एक केस बना ही सकते हैं आप। मेरी बात समझ गए? टोटल में से वही माइनस कर दो, 719 यहाँ भी आ रहा, 719 यहाँ भी आ रहा। अब समझ गए भाई डी अरेंजमेंट की कहानी? सही है ना? मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस पर बेस हैं? बोलो। सेट थ्योरी पे। अब देखो आपसे कहा गया है एटलीस्ट वन ऑफ दिस इंटीजर से वो डिविजिबल हो, यानी 10, 15 या 25 में किसी एक से डिविजिबल हो, है कि नहीं? तो हम एक ए मान लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, मतलब डिविजिबल बाई 10। बी सेट मान लो क्या, डिविजिबल बाई कितना, 15। और सी सेट मान लो मतलब डिविजिबल बाई कितना, 25। आप सोचो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, डिविजिबल बाई 10 और 15। 10 और 15 मतलब 30। अरे बताओ यार, कोई नंबर अगर 10 और 15, 10 एंड 15, तो इसका मतलब किससे डिविजिबल होगा? 30 यानी हाँ डिविजिबल बाई 30। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अगर बी इंटरसेक्शन सी ले लो, मतलब डिविजिबल बाई 15 एंड 25 किससे डिविजिबल होगा? 75 ना। यस सर। और सी इंटरसेक्शन ए ले लो, मतलब डिविजिबल बाई 10 एंड 25 किससे डिविजिबल होगा? 50। और एक डिविजिबल ले लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब डिविजिबल बाई हाँ 10 एंड 15 एंड 25 किससे होगा ये? 150। डिविजिबल बाई 150। यस सर। अरे हाँ या ना बताओ जल्दी से। 150। Yes, क्या sir. ये पूरी कहानी समझ में आ गई? अब हमें चाहिए ए पार्ट में, हमें क्या चाहिए सोच के जवाब दो, कि डिविजिबल बाई एटलीस्ट वन ऑफ द इंटीजर, मतलब या तो ए में हो या बी में हो या सी में हो। याद आया कि नहीं कुछ कॉन्सेप्ट? तो ए यूनियन बी यूनियन सी, यही तो चाहिए। अब ये तो सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है कि ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट, और उसमें से ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो, बी और सी के कॉमन एलिमेंट हटा दो, सी और ए के कॉमन एलिमेंट हटा दो, और ए बी सी के कॉमन एलिमेंट ऐड कर दो। क्या ये कहानी समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कम से कम इन तीनों में से किसी एक से तो डिविजिबल आ ही जाएगा। बोलो। 10 से डिविजिबल, 15 से डिविजिबल, 25 से डिविजिबल, 10 और 15 दोनों से डिविजिबल मतलब 30 से डिविजिबल। अरे हाँ या ना। 15 और 25 दोनों से डिविजिबल मतलब 75 से डिविजिबल। 10 और 25 दोनों से डिविजिबल मतलब 50 से डिविजिबल। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं?
यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। चलिए अब कैलकुलेट कर लो। 10 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे बताओ, क्योंकि 1 से 1000 की बात चल रही है, क्योंकि 1 से 1000 की बात चल रही है और आपको 10 से डिविजिबल नंबर निकालने हैं। हो गई। हाँ भाई, पहला आंसर बोलो। बताइए पहले पार्ट में क्या आ रहा है? 100। यस सर। सेकंड में क्या आ रहा है? 66. 66। 6, थर्ड में क्या आ रहा है? 40. 40, 40। फोर्थ में क्या आ रहा है? 33. 33, फिफ्थ में क्या आ रहा है? कितने नंबर? 13, 75 से कितने? 13। हम्म 50 से डिविजिबल कितने नंबर हैं? 20। 20, 150 से डिविजिबल कितने नंबर हैं? 6। Yes, sir. अरे बोलो। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 100 प्लस 66 प्लस 40 माइनस 33 माइनस 13 माइनस 20 प्लस 6। टोटल आंसर बताओ कितना आ रहा है? क्विक। जल्दी बोलो। 146. 146। देखिए ये आंसर बताया इन्होंने। डन। बोलिए अब बी पार्ट का आंसर कितना होगा बताओ। नन ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय दिस। नन ऑफ का मतलब, माइनस कर देंगे. नन ऑफ का मतलब क्या होता है? A union B A- union C whole dash. नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश, Whole dash. मतलब टोटल में से क्या माइनस कर दो? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब टोटल 1000 था, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 146। आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो कि नहीं बोलो। तो ये क्या आंसर आएगा? 854। बोलो। एचसीएफ 2 नंबर का कैसे निकालते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। बोलो। तो n और Yes, sir. 36 का एचसीएफ अगर 1 होना चाहिए तो इसका मतलब, बोलो, इसका मतलब बताइए। n इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 3, अरे हाँ या ना, 4, 6 और 9, 12, 18 एंड 36। क्या कहते हो? n इनमें से किसी का भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से वो किसी का भी डिविजिबल हो गया तो उसका एचसीएफ हम कभी 1 नहीं आएगा। ये बात समझ पाते हो कि नहीं बताओ? अगर 2 का डिविजिबल हो गया तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 का डिविजिबल हो गया तो 3 आ जाएगा, 6 का डिविजिबल, यानी 36 के जितने भी फैक्टर हैं n उनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तब n और 36 का एचसीएफ 1 आएगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? ये बताओ। बोलो। क्लियर? हाँ या ना? बोलिए। अच्छा, यस सर। अब अगर n 2 से डिविजिबल है तो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 18 से भी डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल है। ये बात समझे कि नहीं? अच्छा, n अगर 3 से डिविजिबल है तो 3, 6, 9, 12, 18 और 36 सबसे डिविजिबल है। ये बात समझे कि नहीं? ये बताओ। बोलो। इसका मतलब अगर हमें चाहिए नंबर्स जिनका एचसीएफ, मतलब वो नंबर चाहिए जिसमें n और 36 का एचसीएफ 1 हो, तो उसमें हम क्या करें? टोटल में से माइनस कर दें किसको? नंबर डिविजिबल बाई 2 प्लस नंबर डिविजिबल बाई 3 माइनस नंबर डिविजिबल बाई 6। बोलो भाई, क्यों? 2 के डिविजिबल में सारे काउंट हो जाएंगे, हाँ या ना? 3 के डिविजिबल में भी सारे काउंट हो जाएंगे, बट 6 के डिविजिबल के जो नंबर होंगे वो 2 बार काउंट हो जाएंगे कि नहीं? सोचो। अरे हाँ या ना? बोलो।
6 के डिविजिबल वाले जो नंबर हैं वो 2 बार काउंट हो रहे हैं कि नहीं, ये दिखा? एक बार 2 में और एक बार 6 में, 3 में। बोलो भाई, ये एक बार काउंट, ये एक बार काउंट, ये एक बार काउंट, 9 भी एक बार काउंट। 6 के जो नंबर्स हैं वो कितनी बार काउंट हो रहे हैं? 2 बार, एक बार 2 में और एक बार 3 में। उसको हटा दिया, टोटल में से ये हटा दो, तो अब जितने भी नंबर बचेंगे उनका एचसीएफ 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो नंबर हटा दिए हैं जिनका एचसीएफ 1 नहीं आ सकता। क्या ये पूरा कहानी समझ में आया? ये बताओ, बोलो, क्या ये पूरी बात सभी को समझ में आई? आराम से देख लो फिर समझाओ। अगर हमें क्या चाहिए, एचसीएफ n और 36 का 1 चाहिए, तो इसका मतलब जो n नंबर है वो 36 के किसी भी जितने भी डिविजर्स हैं उनमें किसी का भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ना तो 2 का, ना 3 का, ना 4 का, ना 6 का, ना 9 का, ना 12 का, ना 18 का। ठीक। अच्छा, अगर हम 2 के डिविजर्स देखेंगे तो 2 के सारे जो मल्टीपल होंगे वो 4 के भी होंगे, वो 12 के भी होंगे, वो 6 के भी होंगे, वो 18 के भी होंगे, वो 36 के भी होंगे। अगर हम 3 से डिविजिबल नंबर देखेंगे तो वो 6, 12, 18, मतलब 3, 6, 9, 12, 18, 36 सबसे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बोलो। अब अगर मैं 2 के डिविजिबल, 2 के मल्टीपल काउंट करूं तो 2, 4, 6, 12, 18, 36 सबके काउंट हो जाएंगे। 3 के काउंट करूं तो 3, 6, 9, 12, 18, 36 सबके काउंट हो जाएंगे। हाँ, है ना? तो इन दोनों के मल्टीपल अगर मैं काउंट करता हूं तो इसमें 6 के मल्टीपल रिपीट कर रहे हैं। हाँ, है ना? और हमें Yes, वही मल्टीपल हटाने पड़ेंगे क्योंकि हमें एक ही बार काउंट करने हैं ना टोटल नंबर्स, जो कि इनमें से किसी से भी डिविजिबल ना हो। वो हमने काउंट कर लिए। टोटल में से जैसे ही वो नंबर माइनस करेंगे डिविजिबल वाले। हाँ या ना? अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो 4, 6, 12, 18, 36 सबसे डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 3, 6, 9, 12, 18, 36 सबसे डिविजिबल है। बट इन दोनों के डिविजिबल नंबर काउंट कर जब हम करेंगे तो उसमें 6 के जो डिविजिबल नंबर हैं वो 2 बार काउंट हो रहे हैं। दिखा? yes, sir. तो उनको हटा देंगे। तो अब हमें जो नंबर मिले वो नंबर वो हैं जो इनमें से किसी से भी डिविजिबल है। टोटल में से अगर हम ये नंबर हटा दें, हाँ है ना, तो हमें वो नंबर मिलेंगे जिनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 1। चलिए अब आंसर बताइए। सर ए आ रहा है। हाँ भाई आंसर बताइए। पहुंच गया कोई आंसर तक पहुंचा? 666। यस सर ए आ रहा है। सर हाँ, टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं? सर 1999। यस सर और डिविजिबल बाई 2 कितने आ रहे हैं? बोलिए, किसी ने सॉल्व किया ना? डिविजिबल बाई 2 कितने निकाले हैं?
कितने हैं भाई डिविजिबल बाई 2? 2000 नाइन माइनस नाइन नाइन 999 बाई 2, हाँ 999 ठीक है 999 ओके। डिविजिबल बाई 3 कितने हैं? 3 से डिविजिबल पहला नंबर 3 होगा और लास्ट नंबर कितना होगा? 1996 या 7? 199 28 2000 अगर देखोगे तो 2 सम आता है ना, 2 से पहले यही हो जाएगा शायद। नहीं ये नहीं होगा, 6 होगा क्या? यहाँ देखो सर 1998 होगा। 1998 होगा, हाँ, 2 पहले। तो नंबर निकालने का तरीका ये होता है 1998 माइनस 3/3 प्लस 1, ये 3 से डिविजिबल होंगे। ये समझ पा रहे मैं कैसे कर रहा हूँ ये काम? नहीं समझ रहे हो? समझा देता हूँ। नंबर डिविजिबल बाई 2, तो इसमें जो सीरीज लिखोगे वो 2 4 से लेके 2 से डिविजिबल होने वाले 2000 1000 आएंगे। तो उसको लिखोगे 2000 माइनस 2/2 प्लस 1। नंबर डिविजिबल बाई 3 लिखना है तो हो जाएंगे 36 से लेके 1998 तक, तो वो हो जाएंगे 1998 माइनस 3/3 प्लस 1। ये जल्दी लिखने का तरीका समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ नंबर डिविजिबल बाई 6 लिखना है तो क्या होंगे? 6 12 से लेके कहाँ तक जाओगे? 1998 बोलो। अरे हाँ या ना? यस सर। ये हो Yes, sir. जाएगा 1998 माइनस 6/6 प्लस 1। अब बताओ जल्दी जल्दी आंसर बोलो। अब जल्दी जल्दी आंसर सोच के बताओ। तो पहला क्या हो गया? 1998 बाई 2 प्लस 1 1000। दूसरा क्या हो गया? 199 कितना कितना 5/3 प्लस 1, तो 6 और 6 और 5 यानी 666 बोलो भाई। और तीसरा हो गया 1992/6 प्लस 1 मतलब 332 यानी 333 बोलो भाई। अरे हाँ या ना? Yes, अब sir. यही Yes, sir. यही सारे नंबर उठा के यहाँ रख दो। अब आंसर बताओ कितना आ रहा है? तो 1000 तो यही हो गया, 666 यही हो गया और माइनस 332 हो गया। अब फाइनल आंसर बोलो कितना आ रहा है? बोलो जल्दी से कितना आ रहा है ये बोलो। चलिए मैं बता देता हूँ। हमें क्या करना है, 3 नंबर्स एपी में लेने हैं कि नहीं? तो मान लेते हैं कि ए बी सी ये नंबर एपी में है, मान लिया आपने। तो 2b हमेशा a प्लस सी होगा कि नहीं ये बताओ बोलो भाई। हाँ या ना? इसका मतलब a प्लस सी का सम हमेशा इवन होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब a एंड c बोथ ऑड हो या a एंड c बोथ इवन हो। और अगर हम a और c सेलेक्ट कर ले तो a प्लस सी बाई 2 करके b तो सेलेक्ट हो ही जाएगा, जो कि a और c के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। बोलो है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर हमारे पास टोटल नंबर्स n है, सही है ना? जो कि पहला केस क्या है, n इज ऑड। अगर n ऑड है तो इसका मतलब n प्लस 1/2 ऑड नंबर्स होंगे। ये समझ रहे हो कि नहीं? और n मतलब n अगर ऑड है तो n प्लस 1/2 ऑड नंबर्स होंगे और n माइनस 1/2 इवन नंबर्स होंगे। ये बात समझे कि नहीं ये बताओ? अरे हाँ या ना बोलो। दोनों का सम कितना हो जाएगा n? ये बात समझ पाए कि नहीं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज आपके पास 21 नंबर्स हैं, तो कितने नंबर ऑड होंगे? 11। और कितने नंबर इवन होंगे? 10। ये बात समझ गए कि नहीं दोनों लोग? बताओ आप लोग ये बात समझे कि नहीं बताओ। Yes, sir.
अब हमको क्या करना है, इन ऑड नंबर में से 2 ऑड नंबर ले लेने, इन इवन में से 2 इवन नंबर ले लेने, हाँ है ना, और दोनों को ऐड कर देना है, बात हो गई खत्म। क्योंकि अगर हम ए और सी सेलेक्ट कर ले तो ए और सी बाई 2 करके हम बी तो निकाल ही लेंगे ना, बोलो। तो इसका मतलब टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास, n+1 बाई 2 में से कोई भी 2 नंबर ले लो, बोलो हाँ या ना, या फिर n-1 बाई 2 में से कोई भी 2 नंबर ले लो। अब ए और सी आ गए हैं और उनको अरेंज कर दो 2 फैक्टोरियल से, तो उसके हिसाब से बी आ जाएगा। बी लेने का एक ही तरीका होगा हर बार। क्या है, मेरी कहानी आप लोगों को समझ में आई, बताओ। तो इसका मतलब n+1 बाई 2 इंटू n+1 बाई 2 -1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n-1 बाई 2 n-1 बाई 2 -1 n इंटू n-1 बाई 2 ही तो होता है, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है बताओ। n-1 बाई 2 कॉमन कर लो, n+1 बाई 2 यहाँ बचा और n-3 बाई 2 यहाँ बचा। बोलिए सही लिख रहा हूँ मैं? n+1 बाई 2 यहाँ बचा और n-3 बाई 2 यहाँ बचा, और पूरे में एक 2 मल्टीप्लाई, 2 से ही 2 हो जाएगा कैंसिल। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू n-1 इंटू n-1 बाई 4। तो साथ n-1 का होल स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, कोई ऑप्शन? ये रहा। क्या है, बात समझ में आई सबको, बताइए। नहीं समझे? बोलो। आंसर इज n-1 का होल स्क्वायर बाई 2। क्या कहते हो तुम लोग? तरीका समझे कि नहीं बताओ। अगर n इवन होता तो आंसर क्या लिखते? सर n+1 बाई 2 की जगह n/2 और n/2 इवन नंबर्स होते और n/2 ही ऑड होता। और n/2 ही ऑड नंबर्स होते। तो आप नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं बताओ? नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं? हाँ, n/2 में से कोई भी 2 नंबर ले लो, यही तो करते हैं हम लोग। चाहे n/2 में से कोई भी 2 नंबर यहाँ ले लो और उन्हीं को अरेंज कर दो, हाँ या ना, बोलो। तो अब आंसर क्या हो जाता? n/2 -1 होल बाई 2 इंटू 2 से एक 2 कैंसिल कर देते। तो अब यहाँ से आंसर क्या आ जाता बताओ? अब यहाँ से आंसर क्या आता बोलो? n/2 n-2 बाई 2 इंटू 2। तो n इंटू n-2 बाई 2 आता क्या, देखो। समझ में? ये रिजल्ट रटने की जरूरत आपको नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि एपी के केस में हमने क्या किया। अच्छा सोचो, यही एपी अगर इंक्रीजिंग होती तो हमें ए बी सी को एक ही ऑर्डर में लिखना पड़ता, तो हम ए और सी को आपस में अरेंज नहीं कर सकते, तो बस हम इसी 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन यही है, कहाँ गया? हाँ ये वाला करो जरा, एपी वाला, बाकी तो बात की बात है। भाई आपको अब यहाँ पे बस ये ध्यान दीजिए कि ए बी सी आर इन इंक्रीजिंग एपी, तो अब आप अरेंज नहीं कर सकते। तो सेम लॉजिक है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी चाहिए। इसका मतलब a प्लस बी जो है वो इवन होना चाहिए। तो इसका मतलब a एंड सी बोथ इवन, या a एंड सी बोथ ऑड। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 50, दैट इज इवन। तो इसका मतलब 25 इवन नंबर्स हैं और 25 ही हमारे पास क्या है? ऑड नंबर्स हैं। तो यानी इवन वाला डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो इसका मतलब 25 में से कोई भी 2 नंबर ले लो, हाँ या ना, बोलिए। अब इनको अरेंज तो करना नहीं क्योंकि इंक्रीजिंग एपी है, बस यही आपका आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं?
यानी कि 600 वेज। बोलो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। चलिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपको 3 नंबर लेने हैं, तो 3 नंबर कैसे होंगे? 3 की पावर a, 3 की पावर b, 3 की पावर c। सपोज हमने ये 3 नंबर लिए। सर जो नंबर है उनकी पावर का सम जो है वो इवन होना चाहिए। हाँ, और ये जीपी में होना चाहिए। जीपी में होने के लिए 3 की पावर b का जो स्क्वायर है वो 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c होना चाहिए। इसका मतलब 3 की पावर 2b जो है वो 3 की पावर a प्लस सी होना चाहिए। इसका मतलब 2b इक्वल टू a प्लस सी होना चाहिए कि नहीं? और अगर आप ये नंबर लेंगे तो जो ए बी सी की वैल्यू है वो हमेशा 1 से लेके 101 के बीच में रहेगी कि नहीं, ये बताओ। हाँ या ना? तो अब ये क्वेश्चन एपी की तरह आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। अब ये क्वेश्चन एपी की तरह आ गया कि नहीं? भाई ए प्लस सी जो है वो इवन होना चाहिए। इसका मतलब या तो ए एंड सी बोथ इवन हो जाएं, तो उसके हिसाब से बी सेलेक्ट हो जाएगा, या ए और सी बोथ ऑड हो जाएं। हाँ या ना? अब टोटल नंबर आपके पास कितने हैं? 101 है कि नहीं है? बोलो। यस सर। तो इसके बाद इसका मतलब आपके पास 50 कितने 1 ऑड नंबर्स हैं। हाँ या ना, बताओ मुझे। और 50 आपके पास इवन नंबर है। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? नहीं? तो अब आपको ए और सी सेलेक्ट करना है। बी तो उसी हिसाब से सेलेक्ट हो जाएगा, ये तीनों नंबर जीपी में आ जाएंगे। तो इसका मतलब 51 में से कोई भी 2 नंबर लो, या 50 में से कोई भी 2 नंबर लो और उनको क्या करो, अरेंज कर दो। नहीं समझे? और बी उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लो। क्या यही आंसर होगा? सोच के जरा जवाब देना मुझे। बोलो, समझे कहानी क्या हुई? बोलो भाई, आपको 3 नंबर लेने थे तो 3 नंबर तो यही होंगे ना, 3 की पावर a, 3 की पावर b या 3 की पावर c, क्योंकि टाइप वही चल रहा है। abc 1 से 101 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब जैसे इन तीनों को जीपी में करोगे तो 2b इक्वल टू a प्लस सी आ जाएगा। मतलब abc जीपी में होना चाहिए, बस ये है कहानी। बोलो, abc किस में होना चाहिए? जीपी में। जैसे आप abc जीपी में लोगे तो इसका मतलब सेम आ गया। आप तो एबीसी एपी में होने चाहिए, बस ये 3 नंबर लगाना। और वो तो आपको पता ही है, अगर आपके पास टोटल ऑड नंबर है तो कैसे उनको आप एपी में अरेंज करते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? वाला था 1 फंक्शन ऑन 2 फंक्शन, याद आया? एक बार मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ उसको। सपोज सेट ए में ए एलिमेंट है, ठीक है? सेट ए में ए एलिमेंट है और सेट बी है आपके पास, उसमें बी एलिमेंट है। आपने एक फंक्शन बनाया फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? तो टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे? बोलो। टोटल फंक्शन तो ए के हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे? बी, तो बी की पावर ए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं टोटल 1 फंक्शन कितने बनेंगे? बताओ। तो 1 फंक्शन कितने बनेंगे बताइए? पहली बात, 1 फंक्शन बनने के लिए होना क्या चाहिए? बताओ। 1 फंक्शन के लिए होना क्या चाहिए? सर बी ज्यादा होना चाहिए ए से। बी के एलिमेंट ए के बराबर या उससे बड़े होने चाहिए। हाँ या ना? तो टोटल 1 फंक्शन कितने बनते हैं? बीपीए। बी में से कोई भी ए एलिमेंट ले लो, हाँ या ना, और उनको अरेंज कर दो। यही तो होते हैं। बोलो भाई। गुड। अच्छा, टोटल मैनी 1 फंक्शन कितने बनते हैं? अरे हाँ या ना? बोलो, टोटल मैनी 1 फंक्शन कितने बनते हैं? सर टोटल फंक्शंस में से 1 को माइनस कर टोटल में से 1 माइनस कर दो। वेरी गुड, गुड। अब आओ, टोटल ऑन टू फंक्शन कितने बनते हैं? याद आया? इसका एक रिजल्ट दिया था मैंने। r इक्वल टू 0 से लेके b तक जाते हैं, b माइनस r -1 की पावर r, b c r और b माइनस r की पावर a। ये टोटल ऑन टू फंक्शंस बनते हैं। फिर टोटल इनटू फंक्शंस कितने बनते हैं? टोटल में से क्या माइनस कर दो? ऑन टू फंक्शंस। ये तरीका होता है। अच्छा, ये रिजल्ट जो मैंने लिखा है ना, ये ऐसे लिखा जाता है कि टोटल में से माइनस किए जाते हैं
पहले एक एक फंक्शन लेकर भाई एक एलिमेंट छोड़ दो, फिर 2 एलिमेंट छोड़ दो, फिर 3 एलिमेंट, ऐसे करके माइनस करोगे तो ये रिजल्ट आ जाता है। समझ में आया? ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा रिजल्ट, अगर ए से बी में आपको फंक्शन बनाने हैं और सिचुएशन ऐसी है। अब उस क्वेश्चन में आपको ऑन टू फंक्शन वाली कैटेगरी लगानी है। समझ में आया? ऑन टू फंक्शन का मतलब समझते हो ना, कि बी का हर एक एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए। मैनी वन फंक्शन मतलब जो फंक्शन 1 1 ना हो, मतलब 1 1 मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से अटैच हो। समझ गए सारे टाइप के फंक्शन? बोलिए। यस सर। अब आओ जरा ये क्वेश्चन देखो। 5 डिफरेंट बॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 बॉक्सेस, मतलब ये सेट ए है जिसमें कितने बॉल्स हैं? 5, और ये सेट बी है जिसमें कितने बॉक्स हैं? 3। तो आपको इन 5 बॉल को इन बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ ऐसा ही सिचुएशन है कि नहीं है? बोलो। और क्वेश्चन में कहा गया है कि नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, इसका मतलब बी में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यानी हमें बेसिकली क्या निकालना है? नंबर ऑफ कैसे फंक्शंस? ऑन टू मैपिंग करनी है कि नहीं बताओ? ए टू बी, जहां पे ए में एलिमेंट कितने हैं हमारे पास? 5, और बी में एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? 3। तो आंसर क्या हो गया? r इक्वल टू 0 से 3 माइनस 1 की पावर r, 3cr 3 माइनस r की पावर 5। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो तुम लोग? बोलिए भाई, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? मुद्दे की बात समझाओ मुझे। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? सही है ना? तो हम क्या करें? बोलिए। 5 डिफरेंट बॉल्स हमें 3 बॉक्सेस में डालनी, तो टोटल केस कितने हो गए ये बताओ? टोटल वेस कितने हो गए? बोलो। पहली बॉल के पास 3 बॉक्स, दूसरी बॉल के पास 3 बॉक्स, तो 3 की पावर 5 हो गए। इसके बाद उसमें से वो केस माइनस करो जिसमें से, बोलो, एक बॉक्स एम्प्टी है, 1 बॉक्स एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ भी है ही नहीं। तो आप क्या करोगे? 3 में से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट कर लो, वो खाली है। अब आपके पास 5 बॉल्स हैं और वो 2 बॉक्स में जानी है। 5 बॉल्स बची और वो 2 बॉक्स में जानी है, और वो दोनों बॉक्स खाली नहीं होने चाहिए। तो 2 की पावर 5 माइनस 2, 2 वो वाला हो गया जिसमें एक में पहला बॉक्स खाली, एक में दूसरा बॉक्स खाली। ये समझ में आया मैंने क्या लिख दिया? बोलो। इसके बाद इसमें माइनस करो 2 बॉक्स एम्प्टी। बोलो भाई। 2 बॉक्स एम्प्टी मतलब अब 2 बॉक्स आपने एम्प्टी कर दिए, तो 3 में से कोई 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लो, उनको खाली कर दो। सारी की सारी बॉल एक ही बॉक्स में रख दो उठा के। क्या कहते हो तुम लोग? सारी की सारी बॉल एक ही बॉक्स में उठा के रख दो। बोलो। समझ गए कि नहीं? अब इसके बाद 3 के तीनों बॉक्स तो एम्प्टी हो नहीं सकते, क्योंकि बॉल तो बॉक्स में डालनी है ना। यही आपका टोटल आंसर हो गया, देख लो आराम से। अब अगर इसी आंसर को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? बोलो। 3 की पावर 5 माइनस 3c1, 2 की पावर 5 प्लस 3c2 इंटू 1 की पावर 5। देख लो आराम से, यही मैंने यहां लिखा था कि नहीं? r इक्वल टू 0 से लेके 3 माइनस 1 की पावर r, 3cr, ठीक है ना, 3 माइनस r की पावर 5। देखो, देखा कि नहीं? चलो फिर से शुरू करते हैं हम लोग। y इक्वल टू, अब जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, y इक्वल टू एफ एक्स से बॉक्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स की बात करनी है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक? गुड। जब y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो उसका बॉक्स क्या आएगा? 0, यानी एफ एक्स इक्वल टू 0। यानी जहां y 0 से 1 के बीच में है, वहां हमें एफ एक्स इक्वल टू 0 वाला ही पॉइंट बनाना है बस। जब y 1 से 2 के बीच में, तो उसका बॉक्स 1, यानी एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा। जब y 2 से 3 के बीच में होगा, ठीक है, तो उसका बॉक्स 2, यानी एफ एक्स इक्वल टू 2 होगा। जब -1 से 0 है y, तो उसका बॉक्स यानी एफ एक्स सिर्फ -1 के बराबर होगा। जब -2 से -1 है, तो उसका बॉक्स मतलब सिर्फ -2 के बराबर होगा। अब
ये बात ऊपर वाली बात ये समझ में आ गई मैंने जो बोली? चलिए अब इस ग्राफ पे वापस आओ। ठीक है, हमें क्या देखना है? y देखना है। तो y एक्सिस के पैरेलल हमने लाइनें खींचना शुरू किया। 1 2 फिर 3 फिर -1 फिर -2 एंड सो ऑन। -2 -1 0 1 2 3। ठीक, अब देखो पहला स्टेटमेंट y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ये है, तो हमें fx इक्वल टू 0 बनाना है। fx इक्वल टू 0 ये है, तो बस ये लाइन बना दो। अब मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ रही होगी। बस यही लाइन, सिर्फ इतने पॉइंट पे बोलो भाई 0 पर यही वैल्यू आ रही है। जब y 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं तो fx की वैल्यू जहां 0 है वही वाला पॉइंट सिर्फ आगे बढ़ रहा है। दिखा कि नहीं? बाकी हमें कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ो। जब y की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, सही है, तो जो f1 वैल्यू है वही वैल्यू आगे बढ़ा दो। अब मेरी बात ज्यादा क्लियर समझ में आई होगी, बोलो। Yes, sir. सही है ना? जब y 2 से 3 के बीच में है तो 2 पर जो वैल्यू है वही वैल्यू कंटिन्यू कर दो। क्या कहते हो तुम लोग? बोलो भाई, समझ में आया? जब y 3 से 4 के बीच में है तो 3 पर जो वैल्यू है वो कंटिन्यू कर दो। क्लियर हुआ? जब y -1 से 0 के बीच में है तो -1 पे जो वैल्यू है वो कंटिन्यू कर दो। आप समझ रहे होगे, बोलो। जब y -2 से -1 के बीच में है तो -2 पे जो वैल्यू है वो कंटिन्यू कर दो। समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? बोलो भाई, बोलिए। क्या ये बात आप लोग समझ गए? अब क्लियर हो गया होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, किसी को अब डाउट नहीं होगा। बोलो भाई, हाँ या ना? गुड। अब जैसे ग्राफ देख लो, एग्जाम्पल वाइज एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे बॉक्स ऑफ y, ठीक है, इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाना है हमें। तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन x बना लो। और इसी को अभी हम रिपीट करा लेंगे। तो इसमें 0 से 1 में सिर्फ 2 ही लाइनें खींचेंगी, एक ये और एक ऐसी लाइन नीचे खींच जाएगी, बस। और तो कोई लाइन आएगी नहीं। अब देखो ये पोर्शन 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ तो सिर्फ 0 वाली लाइन बन जाएगी। बोलिए, जैसे हम यहाँ तक पहुंचे π/2 तक, तो ये 1 वाला पॉइंट आएगा, हाँ या ना? बोलिए। तो जहां पर fx 1 होगा, बोलो, उसके लिए 1 से 2 वाला लाइन आएगा कि नहीं? बोलो। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी तो फिर से 1 वाली लाइन। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? -1, हाँ या ना? -1, तो -1 से 0 में कौन सी लाइन खींचेगी बताओ? जो -1 पे वैल्यू होगी वही तो कैरी होगी। बोलो भाई। और 0 पे कौन सी वैल्यू कैरी होगी? 0 वाली। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो। इतने पोर्शन का ग्राफ किसके बीच में है? -1 से 0, तो जो f ऑफ -1 वाली वैल्यू है वो कैरी। ये ग्राफ 0 से 1 के बीच में तो 0। ये π/2 पर ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगी। 1 मतलब y कहाँ से कहाँ होगा? 1 से 2। देख लीजिए ग्राफ समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं भाई? ये लाइनों वाला खेल समझ में आया कैसे खींच रहा हूं मैं? बोलो। आना है बॉक्स ऑफ y प्लस बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस बॉक्स ऑफ x ले लेते हैं, हाँ या ना? तो सबसे पहले बॉक्स ऑफ x बनाओ, फिर माइनस बॉक्स ऑफ x बनाओ, फिर 1 माइनस बॉक्स ऑफ x बनाओ, और फिर क्या करो? y में भी बॉक्स लगा दो। बोलिए भाई, डन है? तो बॉक्स ऑफ x तो आप आराम से हर बार बना लोगे, नहीं बना पाओगे बताओ भाई? अगर मैं बॉक्स ऑफ x आपसे पूछूं तो आप ऐसे लाइनें खींच देते हैं, याद आया आपको? माइनस Yes, बॉक्स ऑफ x sir. करोगे तो पूरे में माइनस मल्टीप्लाई, तो जो लाइनें ऊपर प्लस की तरफ जा रही थी अब वो माइनस की तरफ जाने लगेंगी, जो माइनस पे आ रही है वो प्लस पे आने लगेंगी, हाँ या ना? पूरे में +1 करोगे तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करने वाली सिचुएशन से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, हाँ या ना?
देख लो आराम से, ये हमने ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया है। ये ग्राफ किसका बना है? 1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स का। क्या ये ग्राफ हमें दिख रहा है? बस ये बताओ, बोलो, क्या ये ग्राफ सबको दिख रहा है? Yes, sir. 1 2 3 4 -1 -2 एंड सो ऑन। अब आओ, अब पूरे में बॉक्स लगाना है। ये ग्राफ था y इक्वल टू किसका? 1 माइनस बॉक्स एक्स का। हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें पूरे में क्या लगाना है? मॉड y। तो जो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ये है, इसमें वैल्यू जो f1 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू कैरी होगी। तो ये तो पूरी वैल्यू 1 पे ही है, यही वैल्यू यहाँ कैरी हो जाएगी। अब वो बॉक्स वाला जो मैं बना रहा था ना वहां पे, वो यहाँ बनेगा। दिख रहा है कि नहीं सबको? बताओ, बोलो। यस सर। ये अब जो वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, उसमें 1 पे जो वैल्यू है वो बन जाएगी। 1 पे ये वैल्यू है, यही वैल्यू लगातार रिपीट करती हुई यहाँ तक चली जाएगी। इसमें ये वाला एरो छूट जाएगा बस। जो वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, पूरे में बॉक्स लगाया, तो जो वैल्यू 2 पर आ रही है, हाँ या ना, वही वैल्यू पूरे में कंटिन्यूएशन में क्या करेगी? रिपीट कर जाएगी। अब मेरी बात सब लोग समझ रहे होगे मैं जो कहना चाह रहा था उस समय, बोलिए। तो वही सीधी लाइन लगातार पूरे में बनती चले। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये हमें दिख रहा है? बोलो, अरे हाँ या ना। यस सर। अगली बार यहाँ पर यही लाइन 3 वाली कैरी हो जाएगी। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। ऐसे यहाँ पर -1 पे जो वैल्यू आ रही है वो कैरी हो जाएगी। दिखा सबको कि नहीं? बताओ। ऐसे यहाँ पे -2 पे जो वैल्यू आ रही है वो कैरी हो जाएगी। देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताएंगे आप लोग। अब एकदम फीलिंग के साथ ये चीज समझ में आई होगी, हाँ या ना? बोलो। Yes, डन sir. है मामला? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आप कॉमन सेंस से सोचना, अगर मैं इसमें मॉड लगा दूं और इसमें भी मॉड लगा दूं, तो यहां तक तो ट्रांसफॉर्मेशन एकदम सेम आएगा। बोलिए, हाँ या ना? इसके बाद हम x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे। याद है x को जब मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं? जैसा x नेगेटिव में है वैसा ही x पॉजिटिव में बनाते हैं। बोलो, डन। और जैसे हम यहां मॉड लगाएंगे तो इसका मतलब जो ग्राफ x प्लस में बनेगा वही ग्राफ x माइनस में बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? यानी अगर कोई आपसे ग्राफ पूछ ले, मॉड y का बॉक्स प्लस मॉड x का बॉक्स इक्वल टू 1, तो आप ग्राफ क्या बनाओगे? बताओ, कॉमन सेंस से सोचना। एक बार पहले यहाँ मॉड लगाओगे तो यही वाले बॉक्स इधर बनाते चले जाओगे। बोलो, तो ये दो बॉक्स, अच्छा जैसे ही y में मॉड लगाओगे तो ये दो बॉक्स पॉजिटिव साइड है, यही दो बॉक्स इधर है, यही दो बॉक्स यहाँ बन जाएंगे, यही दो बॉक्स यहाँ बन जाएंगे। क्या ये मेरी पूरी कहानी समझ पा रहे हो? ये बताओ, बोलो। तो टोटल कितने बॉक्स का सेटअप यहाँ तैयार होगा? 0 से 1, 1 से 2। बोलिए भाई, सर कोई डाउट या? बोलो बोलो। 8। हाँ, और वो 8 बॉक्स कैसे दिखेंगे एकदम समझ में आ रहा होगा सबको? यस सर। अब तो बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे ये वाला बॉक्स आएगा यहाँ तक, फिर ये वाला बॉक्स आएगा यहाँ तक। बोलिए, यही बॉक्स यहाँ रिपीट करेगा, बोलते जाना। ये बॉक्स यहाँ रिपीट करेगा, बोलो। फिर ये बॉक्स यहाँ रिपीट करेगा, यस सर। फिर यहाँ ये बॉक्स रिपीट करेगा। ये कैसे मैं बना रहा हूँ इतनी तेजी से? क्या ये बात आप लोगों को अब दिख रही है कि नहीं? ये बताओ। Yes, sir. और ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा। तो बस उसी ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक को ध्यान रखिएगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। एक बॉक्स का एरिया निकाल के टोटल एरिया निकाल दीजिए। कर लेंगे कि नहीं? अगर एरिया वगैरह पूछ दिया गया तो एक बॉक्स का एरिया 1 होता है, टोटल 8 बॉक्स बन रहा है, 8 यूनिट एरिया हो गया। बोलो भाई, इसमें एक बॉक्स का एरिया 1 होता है ना, टोटल एरिया अगर पूछेगा तो जितने बॉक्स हैं उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल देंगे।
कर लोगे कि नहीं बताओ? यस सर। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ, बोलिए। ये ग्राफ ओके हो गया एकदम? ये बताओ इसका टोटल बाउंड एरिया कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछूं? सर 8। अगर मैं इसमें बाउंडेड एरिया पूछूं तो आंसर 8 होता है कि नहीं? अब यही सोचना कॉमन सेंस से, बॉक्स ऑफ मॉड वाई, ठीक है, प्लस बॉक्स ऑफ, ठीक है ना, मॉड एक्स इज इक्वल टू, इस वाले टाइप के सिचुएशन में तो सिंपल है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों ग्राफ एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाओ, एक बार मैक्स उठा लो और एक बार मिन उठा लो, है कि नहीं? जैसे ये है, सपोज ये रहा एफ एक्स, हाँ या ना, और ये कुछ रहा हमारा जी एक्स, ऐसे करके, ठीक है ना, देख लो आराम से ऐसे करके। और हमसे पूछा गया मैक्स वाला, तो मैक्स वाला ग्राफ आप क्या बनाओगे? सबसे पहले ये मैक्स जा रहा है यहाँ तक, दिख रहा है सबको, फिर ये वाला पोर्शन मैक्स जा रहा है यहाँ तक, फिर ये वाला पोर्शन मैक्स जा रहा है यहाँ तक, और फिर ये वाला पोर्शन मैक्स जा रहा है यहाँ तक। क्या ये बात आपको समझ में आई? बताओ, बोलिए हाँ या ना। जो रेड वाला ग्राफ था वो था y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, और जो ब्लैक वाला बॉक्स था वो था y इक्वल टू जी एक्स। बोलो भाई, तो ये ब्लू वाला ग्राफ क्या बन गया बताओ? y इक्वल टू मैक्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। समझ में आया? दोनों ग्राफ एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाओ, जो ग्राफ ऊपर दिख रहा है वो लेते चले जाओ तो मैक्स बन गया। अच्छा, जो ग्राफ नीचे दिख रहा है वो लेते चले जाओगे तो क्या बनेगा? मिन। मिन। ये वाला ग्राफ आपका मिन वाला हो गया। मेरे हिसाब से ये बात सबको समझ में आ रही होगी, बोलिए। कोई डाउट आ रहा हो तो वो बताओ। तो ये वाला ग्राफ किसका बन गया? y इक्वल टू मिन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। डन। सारे ग्राफ एक प्लेट। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जहां पर आप कट कर रहे हो, ये किसके रूट हैं? ये जो x1, x2 और x3 पॉइंट आ रहे हैं, ये क्या है? x1, x2 एंड x3 आर दी रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। इसको सॉल्व करके x1, x2, x3 पॉइंट निकाल लेना। इसके बाद ऊपर वाला ग्राफ ले लेना मैक्स के लिए, नीचे वाला ग्राफ ले लेना मिन के लिए। इससे ज्यादा मैक्स मिन में वेरिएशन आएगा ही नहीं, इससे ज्यादा मैक्स मिन का वेरिएशन आएगा ही नहीं। जैसे बहुत स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जैसे आया, एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 10x एंड cot x, एक बार ये पूछा गया है, और एक बार ये बना लो, एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स मिन ले लो इसमें, मिन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड हाफ, ये दो चीजें हैं। तो अगर 10x और cot x की हम बात करें तो एक पीरियड में ग्राफ बना लेते हैं। एक पीरियड का मतलब पाई का इंटरवल ले लो, तो π/2 पाई, ठीक है ना। तो एक पीरियड के हिसाब से अगर आप 10x के ग्राफ को देखोगे तो वो ऐसे चला जाएगा, नहीं क्या? और अगर cot x के ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा होगा। अरे हाँ या ना बोलो भाई, सही बनाया है क्या मैंने? अरे हाँ या ना बताओ। यस सर। अब हमें क्या चाहिए? इसमें मैक्स चाहिए, तो मैक्स वाला ग्राफ मतलब जो ग्राफ ऊपर वाले रीजन में है वो ले लो, ये बन जाएगा इस वाले पोर्शन में, दिख रहा है कि नहीं हमें ये बताओ, और ये बन जाएगा इस वाले पोर्शन में। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। अब दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट अगर हमें बताने हो, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? π/4, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3π/4। π/2 भी डोमेन में नहीं होगा, पाई भी डोमेन में नहीं होगा, 0 भी डोमेन में नहीं होगा। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन हो गया होगा वैसे तो। अच्छा, एक मिन वाला भी देख ही लो। साइन, कॉस और हाफ तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बना लेते हैं, बोलिए।
तो ये ग्राफ हो गया साइन का, बोलिए। ऐसे अगर कॉस का बनाना हो, ये बन गया। और हाफ वाली लाइन साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं, 10x इक्वल टू 1, मतलब π/4, मतलब 1/√2 है कि नहीं। और 1/√2 और 1/2 में ग्रेटर क्या होता है, बोलो। दोनों इंटरसेक्ट शायद कहाँ करते हैं, π/4 पे क्या, बोलो। और π/4 पे वैल्यू 1/√2 होती है क्या, नहीं क्या? अरे हाँ या ना बताओ भाई। Yes, sir. और 1/√2 और 1/2 में ग्रेटर क्या होता है, 1/√2 नहीं, तो 1/2 वाली तो नीचे आ जाएगी। अरे हाँ या ना, अब बताओ। हमें चाहिए मिन, मिन स्टार्ट करो। तो मिन क्या आएगा, सबसे पहले ये आएगा मिन, सही था ना? ना ना ना, सबसे पहले आएगा मिन में ये साइन एक्स, फिर हाफ वाला मिन आएगा, फिर ये कॉस एक्स का ग्राफ मिन जाएगा यहाँ तक, फिर ये साइन एक्स का ग्राफ मिन जाएगा यहाँ तक। क्या मैंने सही बनाया ये बताओ? तो एक पॉइंट तो ये हाफ वाला आप इंडिकेट करेंगे किसके लिए, साइन के लिए, π/6। एक ये वाला कॉस के लिए, π/3। फिर एक जहां पर ये दोनों बराबर होंगे पाई से आगे, 5π/4, और एक है 2π। यही ग्राफ आप रिपीट करते चले आएंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मैक्स अगर आपको बनाना होगा तो मैक्स में ऊपर वाला रीजन ले लेंगे, मैक्स बना लोगे ना इसमें। तो मिन और मैक्स में ज्यादा डिफरेंशिएशन है नहीं, आपको सीधा ग्राफ एक ही प्लेटफॉर्म पे जितने ग्राफ दिए हो सब बना डालो और उसके हिसाब से मैक्स और मिन ले लो। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में इसका यूज थोड़ा सा होता है, वहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी ओके। डन। सर इसमें बताइए। सर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y जब बनेगा तो सर उसमें जैसे आपने इसमें वर्टिकल लाइंस बनाई थी उसमें हॉरिजॉन्टल बन जाए। अंडर x+3 बनाया था कि नहीं आपने? नो सर। सबसे पहले बनाओगे y = √x, फिर y = √mod x, फिर y = √mod of x+3। बोलो क्या बोलते हो? y = √x, जैसे ही mod of √x करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे, बोलो जैसा इधर वैसा इधर। इसके बाद +3 मतलब 3 यूनिट शिफ्ट। तक घबरा क्यों गए थे भाई? सर इसमें वो मतलब सर पहले अंदर वाला मतलब सर जैसे आपने रूट एक्स का बनाया पहले मॉड ऑफ x+3 का भी तो बना सकते हैं। फिर क्या mod of x+3 लेके रूट लोगे ऐसा? यस सर। अरे mod of x+3 लेकर रूट लोगे या x से x+3 ट्रांसफॉर्म करोगे, दोनों आसान, दोनों में आसान क्या पड़ेगा? यस सर ये वाला सर। अरे यार तुमने ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है भाई, पढ़ा यस है सर कि यस। नहीं? यस सर ये यस सर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पढ़ लिया तुमने? यस सर। ये तो कॉमन सेंस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी नहीं है ऐसा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो लॉजिक है वो आपने पढ़ा है कि नहीं? यस सर। उसी हिसाब से आपने बना दिया इसको, दिखा कि नहीं सबको, बोलो। अब यहीं पे एरिया में मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाता कि y इज ग्रेटर देन r = √mod x+3, तो रीजन क्या होता? सही है ना? तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लो इसमें रीजन आपको डिफाइन करना है। अभी रीजन वाली चीज में समझा देता हूँ, ठीक है ना? मान लो इसका रीजन आपको डिफाइन करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि y = √x+3 के मॉड का ग्राफ बना लो, मतलब जो f(x) है उसका ग्राफ बना लो। ग्राफ बन जाएगा कि नहीं बताओ? अगर हमें किसी क्वेश्चन में रीजन डिफाइन करना हो तो का लॉजिक है पहले ग्राफ बना लो। अच्छा, इसके बाद y × √x+3 का मॉड जो भी चाहिए उसको, जैसे हमें ग्रेटर देन 0 वाला रीजन चाहिए वो लिख लो। डन। तो सबसे पहले इक्वलिटी वाला ग्राफ बना लिया हमने, वो ग्राफ हमारे सामने बन के आ गया, वो ग्राफ हमारे सामने इक्वलिटी वाइज ये बन के आ गया। ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट, और ये जनरल कॉन्सेप्ट है, कभी भी फेल नहीं होगा। ये बन गया। अब हमने y - दिस लिख के ग्रेटर देन 0 लिख लिया। अच्छा, इसके बाद दोनों हाफ हैं आपके पास,
या तो ये वाले हाफ या ये वाले हाफ, कहीं भी एक पॉइंट पिक कर लो, कोई भी एक पॉइंट। जैसे इस वाले हाफ में आपको एक पॉइंट जनरल सा क्या दिख रहा है, 0 0, ये 0 0 पॉइंट उठा के यहाँ डाल दो, रखेंगे। जैसे 0 0 पॉइंट रखोगे ये वैल्यू -√3 आएगी, यानी ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और आपको चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब आप इस रीजन में नहीं है, तो आप कहाँ हैं, इस ग्राफ के ऊपर वाले रीजन में। ये रीजन डिफाइन हो गया खट से, दिखा कि नहीं बताओ। यस सर। कोई भी एक पॉइंट उठा के चेक कर लो, सही है ना। जैसे यहाँ पे मान लो -4,0 चेक कर लेते हैं, रख दो, निगेटिव आ जाता, तो यानी या तो ये रीजन था ना ये रीजन था, तो इस ग्राफ के ऊपर का रीजन था। बोलो भाई। यस सर। तो मतलब रीजन आपको कहीं भी चेक करना हो तो इससे आसान तरीका है ही नहीं, जैसे भी रीजन चेक करना हो। जैसे मान लो आपको कहीं एक लाइन का रीजन चेक करना हो कि 2x - 3y + 1 < 0, क्या रीजन होगा, तो सिंपल सा काम क्या करोगे बताओ। सबसे पहले हम ये लाइन बना लें, 2x - 3y = -1, तो x/-2 + x/1/2 और y/ अरे यार थोड़ा आसान सा ले लो, नहीं तो फालतू कैलकुलेशन कौन सा चलेगा, +6 कर लो, 6 कर लो, तो आप बताओ। तो x/-3 y/2 = 1, देख लो आराम से, यही तो है। तो x -3 पे कट कर रहा है और y कट कर रहा है +2 पे, तो लाइन जो है कुछ ऐसे पास कर रही कि नहीं। तो पूरे आपको 2 रीजन में डिवाइड कर रही है, दिख रहा है कि नहीं सबको, बताओ भाई क्या कर रहा हूं मैं। अभी बस मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, खिंच गई लाइन, बोलो। अब इस लाइन के रेफरेंस में ये एक्सप्रेशन है हमारे सामने, इसी एक्सप्रेशन पे कोई एक पॉइंट 0 0 से पास नहीं कर रहा, 0 0 रख दो, पॉजिटिव आएगा, और हमें चाहिए <0, तो जिस साइड 0 0 है वो रीजन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस लाइन की अबव रीजन को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तरीका क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। Yes, sir. 0 0 चेक करोगे तो 6 आएगा, और 6 कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव, तो जिस साइड 0 0 है वो तो पॉजिटिव हो गया ना, बोलो। तो इसका मतलब ऊपर वाला रीजन हो गया, क्योंकि इसी ऊपर वाले रीजन में हर पॉइंट पे 2x - 3y + 6 हमेशा नेगेटिव आएगा। ये है टेक्निक। अब रीजन डिफाइन करना सीख गए कि नहीं। एरिया में ऐसे ही रीजन डिफाइन किए जाते हैं, जो भी फंक्शन आपके सामने आए उसको इक्वलिटी करके ड्रॉ कर लो। इसके बाद इसमें रीजन वाइज जहां आपको पॉइंट दिख रहे हो, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, आसान सा एक पॉइंट लेकर रख चेक कर लो। अगर इस वही सेम साइन दे गया तो आप उसी रीजन की बात कर रहे हो, अगर इसने अपोजिट साइन दिया तो उसका अपोजिट रीजन उठा लो, बस। इससे ज्यादा की जरूरत एरिया में आपको नहीं होगी, इससे ज्यादा की जरूरत आपको ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होगी, बस। और इससे ज्यादा बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे भी नहीं आपके सामने।